गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत बात करेंगे चैप्टर 7 में हम पढ़ रहे हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंतर्गत आपको पी ब्लॉक का जो है 15 ग्रुप बताया गया था। समूह 15 में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बताया गया था, जिसमें हम पहुँचे हैं सेकंड एलिमेंट्स फास्फोरस। और फास्फोरस के अंतर्गत हमको पढ़ना है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल। ठीक है, फास्फोरस के कितने ऑक्सी अम्ल बनते हैं, उनकी संरचना क्या है, सूत्र क्या है, नाम क्या है, और वो क्षारकता है ना, कितनी क्षारकता प्रदर्शित करते हैं और वो अपचायक है या नहीं है, उनके बारे में हम आज डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फास्फोरस के अंतर्गत आपको अन्य प्रकार की जो जानकारी है वो पूर्व के क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी है, और इस क्लास में हम बात करेंगे केवल फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जो फास्फोरस होता है वो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के साथ संयोग करके अनेक प्रकार के ऑक्सी अम्लों का निर्माण करते हैं, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहला ऑक्सी अम्ल पढ़ेंगे, या जो मूल ऑक्सी अम्ल है वो है फास्फोरस अम्ल। देखिए ये हमारा मूल फास्फोरस अम्ल है, जिसका नाम क्या हो गया, मतलब मूल ऑक्सी अम्ल है जिसका नाम है फास्फोरस अम्ल। और फास्फोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो फास्फोरस अम्ल का सूत्र होता है H3PO3। देखिए आपको यदि फास्फोरस के अन्य ऑक्सी अम्लों का नाम और संरचना बनाना है तो आप केवल दो जनक अम्ल या मुख्य अम्ल का नाम याद रखिए। एक है फास्फोरस अम्ल जिसका फार्मूला है H3PO3, और दूसरा है फास्फोरिक अम्ल, या उसको हम आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, आर्थोफास्फोरिक अम्ल, और आर्थोफास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। यदि आपको ये तो ऑक्सी अम्ल पता है तो इसकी सहायता से आप अन्य ऑक्सी अम्लों को भी आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए, हमको यहाँ पर नाम और सूत्र पता चल गया। अब हम देखेंगे तीसरा, इसकी संरचना के बारे में। तो देखिए आप कोई भी जो ऑक्सी अम्ल है जिसका नाम और सूत्र आपको पता है, आप उसकी संरचना कैसे बताएंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर केंद्रीय धातु फास्फोरस है P, ठीक है, और इस फास्फोरस के साथ जो ऑक्सीजन है वो हमेशा क्या होता है, केंद्रीय मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु जो होता है वो फास्फोरस या केंद्रीय धातु के साथ सदैव द्विबंध के रूप में संलग्न रहता है। इतना आपको हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। जब भी आप कोई सा भी ऑक्सी अम्ल की संरचना बनाएंगे, आप हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, फास्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु को हमेशा द्विबंध के साथ लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद बचा इनकी, तो हम जानते हैं फास्फोरस की 5 संयोजकता होती है, 5 में से 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में चली गई, बची 3। तो उसको हम कुछ इस टाइप का लिखेंगे, है ना। और इसको हमारे पास 3 हाइड्रोजन परमाणु है, तो ये हम तीनों संयोजकताओं को हाइड्रोजन से संतुलित करेंगे। और यहाँ से चूंकि 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन द्विबंध बनाने में चला गया, बचा 2 ऑक्सीजन। तो दोनों ऑक्सीजन को आप तीनों हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन के साथ संलग्न कर सकते हैं। चलिए, तो हमने इसको इस टाइप से संलग्न किया, ये देखिए OH, ठीक है। तो ये हो गई इसकी संरचना। अब हम इसमें बात करेंगे क्षारकता की। तो देखिए हम जानते हैं कि क्षार उसे बोलते हैं जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्युत्पन्न करे या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रदान करता है। तो देखो यहाँ पर जो फास्फोरस अम्ल है उसमें फास्फोरस के साथ कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। तो देखो फास्फोरस से ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, और फास्फोरस से संलग्न ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर पीएच के साथ डायरेक्ट 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, तो इसकी क्षारकता हो जाएगी 2, अर्थात इसको हम द्विक्षारकी कहेंगे। चलो समझ में आया। उसके अलावा आप देख सकते हो इसकी हम अपचायक प्रवृत्ति देखेंगे कि अपचायक प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा या नहीं, या इसमें अपचायक गुण होगा अथवा नहीं होगा। तो आप ध्यान देखना, अपचायक गुण के लिए आप हमेशा देखना कि क्या फास्फोरस के साथ कोई हाइड्रोजन सीधा संलग्न है या जुड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली जो हाइड्रोजन है वो फास्फोरस के साथ सीधा जुड़ा हुआ है या संलग्न है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसमें एक हाइड्रोजन मतलब एक पीएच बॉन्ड पाया जाता है ना, जिसके कारण इसमें अपचायक गुण प्रदर्शित होगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको फास्फोरस के, है ना, अम्ल की संरचना और क्षारकता और अपचायक गुण लिखना है। समझ में आ गई। सेकंड में हम देखेंगे तो इनकी 3 संयोजकता और बची है। तीनों संयोजकताओं को हम किसके द्वारा संतुलित करेंगे,
हाइड्रोजन द्वारा। अब देखिए इसके पास 4 ऑक्सीजन है फास्फोरिक अम्ल में, आर्थोफास्फोरिक अम्ल में, और आर्थोफास्फोरिक अम्ल में हमने 4 में से 1 ऑक्सीजन को फास्फोरस के साथ द्विबंध में संयोजित किया है, बचा 3 ऑक्सीजन। तो तीनों ऑक्सीजन कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ये ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी क्षारकता कितनी होगी। तो क्षारकता में आप फिर वही बताएंगे कि फास्फोरस के साथ कितने पी बॉन्ड OH है ना पाया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी संख्या 3 है, एक POH बॉन्ड और ये दूसरा POH बॉन्ड और ये तीसरा POH बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर POH बॉन्ड की संख्या 3 है, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी 3। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिक्षारकी बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। इसके बाद इसकी अपचायक प्रवृत्ति, तो देखें इसमें अपचायक प्रवृत्ति देखेंगे कि अपचायक क्षमता है कि नहीं है। तो आप ध्यान दो यहाँ पर तीनों में ही क्या है, फास्फोरस के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है ना। इसमें एक भी ऐसा बॉन्ड नहीं है जो सीधा क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है। वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट pH बॉन्ड नहीं पाया जाए, इसलिए अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। समझ में आया सभी को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है फास्फोरस अम्ल और आर्थोफास्फोरिक अम्ल। तो इस प्रकार हमने 2 ऑक्सी अम्ल पढ़ लिए। इसके बाद हम देखेंगे फास्फोरस का तीसरा ऑक्सी अम्ल। चलिए, तो फास्फोरस के तीसरे ऑक्सी अम्ल के अंतर्गत हम आगे देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक रूल्स बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, फास्फोरस अम्ल है, ठीक है। अब इस फास्फोरस अम्ल से हम मान लीजिए क्या निकाल देते हैं, जल का एक अणु कम कर देते हैं, ठीक है। या जब मूल फास्फोरस अम्ल से जल का एक अणु बाहर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हमारा सूत्र क्या बना, तो यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, है ना। जल का एक अणु बाहर निकालेंगे तो 3 में 2 माइनस कीजिए तो H आएगा, ठीक है। और ये P और 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन माइनस कर दीजिए, क्या आएगा HPO2। क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो जब फास्फोरस अम्ल से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेटाफास्फोरस अम्ल। मतलब यहाँ पे जब जल का एक अणु बाहर निकल जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा शब्द यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमको प्रीफिक्स यूज करना है मेटा, है ना। तो इस प्रकार हम प्रीफिक्स मेटा लगाएंगे तो मेटाफास्फोरस अम्ल। सूत्र समझ में आया। अब देखिए इसकी संरचना क्या हो जाएगी, तो इसकी संरचना सेंटर पर हमेशा फास्फोरस है ना, और फास्फोरस के साथ द्विबंध से जुड़ा हुआ सदैव 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अब बचा क्या, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हाइड्रोजन। अब चूंकि फास्फोरस की तो वैलेंसी 5 होती है ना, तो इसलिए दूसरा ऑक्सीजन भी इसके साथ क्या होगा, इस प्रकार से संलग्न रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार 2 2 4 और 1 5। समझ में आया। हम यहाँ पे इसको सिंगल नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पर फास्फोरस की जो संयोजकता है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसलिए कुछ इस प्रकार की संरचना बनेगी। तो यहाँ पर हम इसकी क्षारकता देखेंगे। तो देखिए फास्फोरस के साथ कोई भी ऐसा बॉन्ड या ऐसा समूह नहीं है जो डायरेक्ट OH मतलब इस टाइप का बॉन्ड इसमें नहीं पाया जा रहा है ना। फास्फोरस हाइड्रोक्सिल समूह बंद नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। या कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप फास्फोरस से डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, इस कारण ये क्षारकीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन अपचायक गुण देखेंगे तो देखो अपचायक गुण में हम क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर फास्फोरस के साथ आप देख सकते हैं 1 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है या इसे P बॉन्ड H पाया जा रहा है, इस कारण ये अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा। समझ में आया। चलिए, ठीक इसी प्रकार जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर्थोफास्फोरिक अम्ल है H3PO4, इसमें हम क्या कर देंगे, जब जल का एक अणु माइनस कर देंगे, ठीक है। जल का एक अणु माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आने वाला सूत्र है वो क्या लिखा जाएगा, तो ये HPO3। क्लियर हो गया, HPO3 बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो वही जहाँ से जल का एक अणु बाहर निकला, ठीक है। मतलब एक अणु में से जब हम कोई भी फास्फोरस अम्ल के एक अणु से जब जल का एक अणु बाहर आता है तो हमेशा मेटा लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, मेटा आर्थोफास्फोरिक अम्ल, या आप चाहे तो इसको डायरेक्ट है ना मेटाफास्फोरिक अम्ल भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, मेटाफास्फोरिक अम्ल। आप देखो जो मेटाफास्फोरिक अम्ल होते हैं वो हमेशा किस रूप में होते हैं,
तो ये हमेशा साइक्लोफॉर्म पे होते हैं, मतलब इसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, चक्रीय संरचना। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं HPO3 का होल ट्राइज। ठीक है, अर्थात इसके बेटा फास्फोरिक अम्ल के 3 अणु हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण इसको हम साइक्लो मेटाफास्फोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो साइक्लो मेटाफास्फोरिक अम्ल की संरचना, तो अब देखिए ये 3 है, तो यहाँ पर 3 फास्फोरस अणु हो जाएंगे, तो एक फास्फोरस हम यहाँ, एक फास्फोरस हम यहाँ और एक फास्फोरस दोनों के बीचों बीच। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि हमेशा फास्फोरस के साथ एक एक ऑक्सीजन द्विबंध में होना चाहिए। ये यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आई। उसके बाद इन तीनों को हम आपस में जोड़ देंगे। ये देखिए, तो फास्फोरस की 3 संयोजकताएं थी, 3 संयोजकताओं में से एक संयोजक है, मतलब फास्फोरस की 5 संयोजकता होती, 5 में से देखो 2 और 1 3 है ना, 2 और 1 3, और यहाँ पर 2, मतलब 2 और 2 4, क्लियर हो गया। फिर यहाँ 2 और 2 4 और फिर यहाँ 2 और 2 4, इस प्रकार से आपस में क्या है, संतुलित है। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद देखो इसके साथ कितना हाइड्रोजन संलग्न रहेगा, तो 1 हाइड्रोजन। ये देखिए, समझ में आई सभी को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बचा क्या है, कितना ऑक्सीजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन हमने लगाया, 3 ऑक्सीजन बचा है ना, तो उसमें से एक ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, तो यहाँ पर, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पर और तीसरा ऑक्सीजन यहाँ। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी को, यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखो फास्फोरस की कितनी संयोजकता हो गई, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन लगा देंगे और यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इस प्रकार फास्फोरस की 5 संयोजकताएं कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास बचा कितने हैं, तो टोटल 9 ऑक्सीजन था, 9 में से हमने कितना ऑक्सीजन यहाँ पर लिखा, 1 2 3 4 5 4, तो एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन कहाँ पर रहेगा, यहाँ। तो ये 3 9 ऑक्सीजन हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गया और 3 फास्फोरस, और इस प्रकार से क्या करते हैं, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। समझ में आया सभी को। तो ये है मेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल की संरचना। चलिए, तो 4 ऑक्सी अम्ल हमने पढ़ा। इसके बाद आगे हम देखते हैं, तो मेटा सर्कल कब लगाएंगे, जब मूल फास्फोरस अम्ल के एक अणु से जल का एक अणु निकल जाता है। चलिए, उसके बाद हम अगला फास्फोरिक अम्ल पढ़ेंगे। तो अगला फास्फोरिक अम्ल है, देखो अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जो मूल फास्फोरस अम्ल लेना है, इसके कितने अणु लेने हैं हमको, 2 अणु। तो 2 अणु का क्या हो जाएगा, 3 2 6 और ये 2 और ये हो जाएगा 3 2 6। इस प्रकार से संरचना आएगा। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, एक जल अणु माइनस कर देंगे। देखो, जब मूल फास्फोरस अम्ल के 2 अणुओं से जल का एक अणु माइनस हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या बना, तो ये हो जाएगा 6 में 2 जाने पर 4 और ये P2 और 6 में 1 जाने पर 5, तो H4P2O5 बनेगा। इसको हम बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे इसका नाम, तो देखो जब एक अणु में से जल का एक अणु निकले तो मेटा लगाएंगे, और 2 अणु में से जब जल का एक अणु बाहर निकले तो क्या लगाना है हमको, पायरो लगाना है। ठीक है, कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, पायरो प्रीफिक्स लगाएंगे, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फोरस अम्ल। समझ में आया, नाम क्या हो जाएगा, पायरोफॉस्फोरस अम्ल, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 फास्फोरस परमाणु है, तो सेंटर पे हम 2 फास्फोरस रखेंगे, फिर प्रत्येक फास्फोरस से एक एक ऑक्सीजन द्विबंध के साथ जुड़ा होना चाहिए, है ना। उसके बाद अब इस फास्फोरस की भी कितनी संयोजकता होती है, तो 5 होती है। तो ये देखिए, क्लियर हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 4, तो एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऑक्सीजन कितना है, तो 5, तो 5 में से देखिए 2 ऑक्सीजन चला गया, बचा तीसरा, और एक ऑक्सीजन आप यहाँ लगा दीजिए। ये देखिए, तो 5 ऑक्सीजन क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगी पायरोफॉस्फोरस अम्ल की। अब यहाँ पे आप क्षारकता बता सकते हो, तो यहाँ पर क्षारकता कितनी होगी, देखो यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा है और यहाँ पर एक OH ग्रुप लगा है, मतलब इसमें है ना
एक फास्फोरस के साथ एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा है, दूसरे फास्फोरस के साथ दूसरा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी 2, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम द्विक्षारकी कहेंगे। चलिए समझ में आया है ना, ये क्या कहलाएगा, तो द्विक्षारकी कहलाएगा। उसके बाद इसमें अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा क्या, तो अपचायक गुण के लिए हम देखेंगे कि फास्फोरस के साथ सीधे हाइड्रोजन बंध जुड़े हैं कि नहीं है। तो देखो ये वाली जो हाइड्रोजन है वो फास्फोरस के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, और यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ डायरेक्ट जुड़ा है, इसलिए अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगला देखेंगे, जब हम फास्फोरस है ना ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु लेंगे तो फार्मूला क्या बन जाएगा, H6P2OF होगा। अब 2 अणु में से आपको क्या करना है, जल का एक अणु बाहर निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या बना, तो जल का जब एक अणु बाहर निकलता है तो ये हो जाएगा H4P2O7 है ना। तो इस कंडीशन में इसका नाम, तो जब ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के 2 अणु से जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा तो हम यहाँ पे प्रीफिक्स से यूज करेंगे है ना। देखो कंडीशन वही है, 2 अणु में से जब जल का एक अणु बाहर निकले तो हम उसको पायरो ही वर्ड यूज करेंगे। पायरो प्रीफिक्स लगेगा, चाहे वो फास्फोरस हो चाहे आर्थो। फास्फोरस होगा तो उसको हम पायरो फास्फोरस अम्ल बोलेंगे, और आर्थोफॉस्फोरिक होगा तो उसको पायरो आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, या सीधा सीधा हम उसको पायरो फास्फोरिक अम्ल बोल सकते हैं। ये देखिए ठीक है। अब संरचना क्या बन जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। देखिए संरचना यहाँ पर ये हो जाएगा, दोनों फास्फोरस के साथ एक एक ऑक्सीजन द्विबंध के साथ, और इसकी बची 3 संयोजकता, ये ठीक है, दोनों की एक संयोजकता ऑक्सीजन से संतुलित। उसके बाद ये हो जाएगा H H H H, ये हो गया 4 हाइड्रोजन। उसके बाद 7 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 7 में से 3 निकला, 4 ऑक्सीजन बचा, ये ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना बनेगा। अब यहाँ पे हम इसकी क्षारकता की बात करें तो देखो इसकी क्षारकता कितनी होगी, तो इस फास्फोरस से भी 1 और ये 2, और इस फास्फोरस से भी 1 और 2। OH ग्रुप डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, चतुक्षारकीय, क्योंकि इसकी क्षारकता यहाँ पर 4 हो जाएगी है ना, क्योंकि 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्ट फास्फोरस परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इसको चतुर्थार्की बोलेंगे। लेकिन इसमें अपचायक प्रवृत्ति होगी क्या, क्या ये अपचायक गुण प्रदर्शित करेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसे बॉन्ड नहीं है जो डायरेक्ट प्योर H के बीच बना हो है ना, या इसमें फास्फोरस से जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु सीधा नहीं है मतलब सीधा जुड़े हाइड्रोजन परमाणु नहीं, जिसके कारण ये अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुल 6 प्रकार के पढ़े, एक मेटा और एक पैरो, ठीक है, क्लियर हो गया, और 2 मूल। चलिए उसके बाद 2 और देख लेते हैं, फिर ये हमारा आपसी अम्ल की जो संरचना है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हमारा अगला है, मान लीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो फास्फोरस अम्ल है इससे क्या कर दें, ऑक्सीजन का एक अणु बाहर निकाल दें। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एक अणु बाहर निकाल दिया जाए, तो या ऑक्सीजन का एक अणु कम कर दें। एक अणु मतलब ऑक्सीजन के आपको 2 परमाणु कम करने, ठीक है, क्योंकि एक अणु में 2 परमाणु होते हैं। तो इस कंडीशन में इसका सूत्र बन जाएगा H3PO, ठीक है, 2 निकाल देंगे तो केवल 1 ऑक्सीजन बचेगा। और इस कंडीशन में जब ऑक्सीजन का एक अणु बाहर निकाल देंगे तो क्या बनेगा, -O2। तो इस कंडीशन में हमारा सूत्र क्या बना, H3, ठीक है, PO2 होगा। समझ में आया। तो इस कंडीशन में हम कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे, जब ऑक्सीजन का एक अणु कम हो रहा है तो ऑक्सीजन का एक अणु कम होने पर हम यहाँ पर प्रीफिक्स लगाएंगे हाइपो। तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल। समझ में आया। हाइपो कब लगाना है, जब ऑक्सीजन का एक अणु माइनस किया जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन के 2 परमाणु कम किए जाते हैं, ठीक है, या बाहर निकल जाते हैं, तब हम हाइपो लगाते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। क्लियर हो गया, ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक अम्ल। या आप यहाँ से कुछ ऐसा भी कर सकते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का एक अणु माइनस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप
दो इसके अणु लीजिए, दो अणु लेंगे तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, दो अणुओं का H6P2OH, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक अणु निकाल दीजिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको H2O2 बोलते हैं, उसका एक अणु निकालेंगे तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, H4P2O6, ठीक है। तब के कंडीशन में भी हम इसको हाइपोफास्फोरिक अम्ल ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका हम संरचना देखेंगे तो संरचना क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा फास्फोरस और इसके साथ संलग्न एक ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है, द्विबंध के साथ रहेगा और ये हो जाएगा HHH, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना बनेगा। समझ में आया सभी को, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्षारकी गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन ये प्रबल अपचायक होंगे। प्रबल अपचायक होने का कारण क्या होगा कि इसमें क्या होते हैं, फास्फोरस के साथ सीधे 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े रहते हैं, इस कारण ये प्रबल अपचायक की भांति व्यवहार करेगा। उसके बाद अगला देखेंगे हम, जो हमारा हाइपोफास्फोरस अम्ल है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होगी। सेंटर पे 2 फास्फोरस परमाणु रहेंगे और दोनों ही फास्फोरस परमाणु से एक एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध के साथ संलग्न रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो इसमें फास्फोरस की और कितनी संयोजकता बाकी है, 3, इस प्रकार से। क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु कुछ इस प्रकार से संलग्न रहते हैं, क्लियर हो गया। अब ये दोनों फास्फोरस एक दूसरे के साथ PP बंध है ना, मतलब फास्फोरस बंध से जुड़े होते हैं, लेकिन जो बाकी का 4 ऑक्सीजन है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है हाइपोफास्फोरस अम्ल की संरचना। अब यहाँ पे आप इसकी क्षारकता देख सकते हो, तो इसमें चूंकि 4 हाइड्रोक्सिल समूह फास्फोरस परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसकी क्षारकता कितना बताएंगे, तो इसकी क्षारकता क्या हो जाएगी, चतुर्क्षारकीय। ये तो इसकी क्षारकता चतुर्क्षारकीय हो जाएगी, लेकिन ये अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। नहीं करने का कारण आपको पता है कि फास्फोरस के साथ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है या डायरेक्ट बंध नहीं बना रहा है ना, अर्थात पीएच बॉन्ड नहीं बना रहा है, इस कारण यह प्रबल है ना, मतलब अपचायक गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो समझ में आई सबको। तो इस प्रकार से हमने फास्फोरस के कुल 8 ऑक्सी अम्लों के नाम, संरचना, क्षारकता और अपचायक गुण देखे हैं। सभी इसका प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए, ठीक है।